मैं डॉक्टर कामेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज हम फिलिप्स कर्व एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। फिलिप्स ने बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार के मध्य संबंध की व्याख्या की है। फिलिप्स का यह जो अध्ययन है वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। फिलिप्स एक अर्थशास्त्री हैं जिनको वहां की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए कार्य सौंपा गया और उनका जो अध्ययन है वह 1861 से 1967 ईस्वी के मध्य के डाटा पर आधारित है। फिलिप्स अध्ययन करना चाहते थे दो उद्देश्यों को लेकर के। उनका पहला उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। उनका पहला उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। वैसे मुद्रास्फीति के दो प्रमुख कारण होते हैं, मांग प्रेरित स्थिति और लागत प्रेरित स्थिति। मांग प्रेरित स्थिति अर्थात वस्तुओं की मांग में होने वाली वृद्धि के कारण जब कम वस्तु को अधिक मांग चेस करता है, पूर्ति सीमित है और मांग अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो मुद्रा प्रसार की इस स्थिति को हम मांग प्रेरित स्थिति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का कारण होता है उसके उत्पादन की लागत में वृद्धि होना। जब अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन, श्रम, पूंजी और कैपिटल, लेबर, इन सब की मांग बढ़ जाती है, कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ये सब की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उसकी कीमत बढ़ने के कारण उत्पत्ति के लागत की कीमतें बढ़ जाती हैं और लागत बढ़ने के कारण फिर एक दूसरी स्थिति आती है, लागत प्रेरित स्थिति। उत्पादन की लागत बढ़ गई तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो इस प्रकार स्थिति के दो प्रमुख कारण को उनको अध्ययन करना था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है। क्या वह लागत प्रेरित स्थिति है कि मांग प्रेरित स्थिति है। दूसरा उनका उद्देश्य था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या मौद्रिक और राजकोषीय नीति कारगर सिद्ध हो सकती है। तो फिलिप्स ने ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की स्थिति का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अध्ययन किया कि लागत प्रेरित स्थिति है या मांग प्रेरित स्थिति है, किसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति, कौन सी नीति ज्यादा बेहतर होगी या दोनों नीति बेहतर होगी। तो उन्होंने अपने अध्ययन में एक ट्रेंड पाया। वह ट्रेंड था कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का जो दर है वह बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध पाया। यदि मुद्रास्फीति उच्च है तो बेरोजगारी कम है और बेरोजगारी कम है तो ऐसे समय में मुद्रास्फीति तेज गति से हो रही है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि फिलिप्स ने जो अपना अध्ययन प्रस्तुत किया उसमें मौद्रिक मजदूरी के बढ़ने के कारण क्या है। क्योंकि मौद्रिक मजदूरी बढ़ रहा है, इससे स्फीति उत्पन्न हो रही है और स्फीति उत्पन्न होती है तो इसका रिवर्स इफेक्ट बेरोजगारी पर पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि किसी अर्थव्यवस्था में मजदूरों की कीमत बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं या मुद्रा प्रसार के क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि मजदूरों की कीमत बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। लागत प्रेरित स्थिति, मांग प्रेरित स्थिति के भी यही कहा जाए अंतर संबंधित कारण होते हैं। लोगों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में या उत्पत्ति के साधनों के हाथ में जब अतिरिक्त मुद्रा जाती है तो मांग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो
स्थिति के कारण है लागत और मांग प्रेरित स्थिति, दोनों अंतर संबंधित है। उन्होंने अपनी व्याख्या में बताया कि दोनों अंतर संबंधित है, दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही लागत प्रेरित स्थिति आती है, लोगों के पास जब वेतन मजदूरी जाता है तो वो फिर मांग करने लगते हैं, और लागत प्रेरित स्थिति को मांग प्रेरित स्थिति पुल करने लगता है, उसको पीछे से धक्का देने लगता है, और इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से बढ़ने लगती है। तो उन्होंने कहा कि मौद्रिक मजदूरी अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मजदूरी बढ़ने के कारण और उसके साथ मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण हो सकता है व्यापारिक क्रिया का प्रसार। जब व्यापारिक क्रिया का प्रसार होने लगता है, उद्योगपतियों को लगने लगता है कि भविष्य में वस्तुओं की मांग बढ़ने वाली है, उत्साह होने लगता है, तो ऐसे दशा में वो अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो श्रमिकों की मांग बढ़ा देते हैं, और श्रमिकों की मांग बढ़ा देते हैं तो रोजगार बढ़ जाती है, बेरोजगारी में कमी आने लगती है। लेकिन इस गति में मौद्रिक मजदूरी बढ़ने लगती है। व्यापारिक क्रिया का जो उठता हुआ स्तर है, प्रसार वाला जो स्तर है, वह मुद्रास्फीति की ओर लेके जाता है, लेकिन व्यापारिक क्रिया का जो गिरता हुआ स्तर है वह डिसइंफ्लेशन की ओर लेके जाता है। फिर है मजदूर संघ जो है, यह भी मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाने के लिए एक कारक होते हैं। मजदूर संघ यदि ज्यादा प्रबल होते हैं तो मजदूरी को बढ़ा देते हैं, मौद्रिक मजदूरी को दबाव डाल करके बढ़ा देते हैं, और इससे बेरोजगारी कम होती है। श्रमिकों की पूर्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर और अधिक मजदूरी दर को बढ़ाना संभव नहीं होता। लेकिन फिर पूंजीपतियों के लाभ में कमी आने लगती है, उद्योगपतियों के लाभ में कमी आने लगती है, और फिर उनके लाभ में कमी आने के कारण मांग, मजदूरों की मांग या श्रमिकों की मांग में कमी आती है। तो सौदेबाजी का जो श्रमिक संघ की सौदेबाजी की जो शक्ति है, उस पर भी मौद्रिक मजदूरी निर्भर करता है। फिर है जीवन निर्वहन पर व्यय। जीवन निर्वहन पर जो व्यय में परिवर्तन की स्थिति होती है, जीवन निर्वहन पर व्यय में परिवर्तन की स्थिति के कारण भी कीमतें बढ़ती हैं और मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है। इसका संबंध श्रमिकों की उत्पादकता से है। यदि श्रमिक की उत्पादकता के साथ उसकी मौद्रिक मजदूरी दोनों साथ साथ बढ़ती है, तब तो कीमत में वृद्धि नहीं होती। लेकिन श्रमिक की उत्पादकता कम है और मौद्रिक मजदूरी अधिक है, तो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इस तरीके से मुद्रास्फीति के प्रमुख 4-5 कारक हैं, और मुद्रास्फीति के ये जो कारक हैं वह मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाती है और बेरोजगारी को कम करती है। लेकिन इसका जब रिवर्स होता है तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है और स्थिति में कमी आती है। इस प्रभाव को उन्होंने एक रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया। बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार के बीच में जो संबंध है उसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हमने OX अक्ष में बेरोजगारी दर को प्रदर्शित किया और OY अक्ष में मुद्रा प्रसार और मौद्रिक प्रसार की दर और मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि दर को प्रदर्शित किया। मुद्रा प्रसार की दर और मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि दर को प्रदर्शित किया। मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि दर को हम WW लिखते हैं और मुद्रास्फीति की दर को हम P/P लिखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 ये बताता है मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि को बताता है। मुद्रा प्रसार के लिए इसको एक ही अक्ष में हमें प्रदर्शित करना है, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अभी तो मैंने बता दिया कि ये है मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर, इसको हम लिख देते हैं WW, और यहां से ये 0 पॉइंट है 1 2 3 4 5। तो ये है PP की दर, अर्थात WW मतलब मौद्रिक मजदूरी वृद्धि दर, और P/P यह मुद्रास्फीति की दर, या कहेंगे कीमत वृद्धि दर। यहां पर देखिए कि हमने इस पॉइंट से 0 स्टार्ट किया, मतलब इन्फ्लेशन कहां से स्टार्ट होगा? मुद्रा प्रसार की दर जब मौद्रिक मजदूरी की दर जब 2 हो जाती है तो इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, इसके पहले इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो यहां पर देखें -2। तो उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगारी की दर है, PC है फिलिप्स वक्र, फिलिप कर्व। देखिए जो PC कर्व है, फिलिप कर्व है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो PC वक्र है वह ऋणात्मक ढाल में होंगे और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी है। तो ये जो PC वक्र है मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी के बीच ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि जब मौद्रिक मजदूरी 6 है तब बेरोजगारी 2 पर होगी। सॉरी, ये डेट पर आ रहा है। जब इस बिंदु पर हम देखते हैं E1 बिंदु पर, E1 पर मुद्रास्फीति मौद्रिक मजदूरी WW 6 है, वहां पर बेरोजगारी की दर 1.5 है। अब जब यह गिर करके 2 पर आ जाता है, इस बिंदु पर E2 पर हम देखते हैं कि मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर 2 है, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर 2 है, तो बेरोजगारी 3% है। ये सभी परसेंट में है, बेरोजगारी 3% में है।
तो E2 बिंदु पर हम लिखते हैं कि वृद्धि दर दो है। तो बेरोजगारी 3% है, सभी प्रतिशत में है। यहां पर मौद्रिक मजदूरी दर 6% वृद्धि कर रही है, बेरोजगारी दर है 1.5%। यहां मौद्रिक मजदूरी उच्च है तो इन्फ्लेशन 4% है, इन्फ्लेशन 4% है। यहां देखिए, यहां पर बेरोजगारी 3% है, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि 2% है, इन्फ्लेशन 0 है, इन्फ्लेशन 0%। तो इस तरीके से एक ऋणात्मक संबंध पाया गया बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार के बीच में, बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी के बीच में। मौद्रिक मजदूरी ज्यादा बढ़ती है, उसके पीछे पीछे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि यदि इस दर पर मौद्रिक मजदूरी बढ़ रही है, लोगों की मजदूरी यदि 2% की दर से बढ़ रही है तो कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन 0 होगा। लेकिन यदि इससे ज्यादा दर पर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा और फिर हमें ज्यादा दर पर बढ़ती है तो फिर बेरोजगारी में भी कमी आएगी। मौद्रिक मजदूरी बढ़ रही है मतलब मांग बढ़ रहा है मजदूरों की, मजदूरों की मांग बढ़ रहा है मतलब जो बेरोजगार थे पहले उनको काम मिल रहा है, काम मिल रहा है मतलब बेरोजगारी में कमी आ रही है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में ये जो संबंध है उसको पीसी वक्र व्याख्या करता है। ये जो पीसी वक्र है यह फिलिप्स के ने 100 साल के आंकड़ों के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था और मौद्रिक मजदूरी, बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार का अध्ययन प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक बात कही कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 5.5% बेरोजगारी है, 5.5% यदि बेरोजगारी है तो मौद्रिक मजदूरी नहीं बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये जो 5.5% बेरोजगारी है उसको उन्होंने कहा कि यह बेरोजगारी उस अर्थव्यवस्था में यदि रहती है तो मौद्रिक मजदूरी में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। फिलिप्स का यह जो अध्ययन है लगभग 1 दशक तक 1970 तक अपने प्रभाव में रहा। सबको सही लगा कि वास्तव में बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। लेकिन 1970 के बाद 1970 से 80 के बीच में यह देखा गया अर्थव्यवस्था में कि मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी भी है। यूएसए की अर्थव्यवस्था में, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, कुछ और यूरोपियन कंट्री की अर्थव्यवस्था में यह पाया गया कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों हाई है। अब लोगों ने कहा कि फिलिप्स वक्र गायब हो गया। फिलिप्स वक्र की जो व्याख्या थी वो अब व्यवहारिक नहीं लग रहा था। फिर इस पर और अध्ययन किया। एक अध्ययन आता है सैमुएल्सन का अध्ययन और दूसरा सोलो ने भी अध्ययन किया, टोबिन ने भी अध्ययन किया। तो यह कहा कि ये जो फिलिप्स की व्याख्या है वह अल्पकालीन व्याख्या है और स्थिर फिलिप वक्र है। तो दीर्घकाल में क्या हुआ? दीर्घकाल में ये कहा गया कि
बेरोजगारी है वह उसकी लाइन बिल्कुल क्षैतिज होती है। बेरोजगारी की लाइन क्षैतिज होती है और उसे प्राकृतिक बेरोजगारी कही गई। तो आगे के क्लास में हम दीर्घकालीन बेरोजगारी की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।